नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे खंडवा के पुनासा तहसील के बंगरदा गांव में 2 मंजिल मकान के नीचे बने किराना स्टोर में भीषण आग लग गई और आग लगने के चलते 2 मंजिल मकान गिर गया। मकान गिरने और आग लगने के चलते एक की मौत हो गई तो वहीं 4 लोग घायल हो गए। मकान को जेसीबी से तोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया। चारों घायलों को खंडवा रेफर किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खंडवा से, जहां पर आग लगी और किराना दुकान में नीचे आग लगी थी तो वहीं 2 मंजिला जो मकान है वो गिर गया। मकान को तोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया है। एक की मौत हुई है, 4 लोग घायल बताए गए हैं। दमकल ने आग पर काबू पाया। तो 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग फैल गई। नीचे किराना दुकान थी जहां पर आग लगी और जो मकान है वो गिर गया। 2 मंजिला मकान गिर गया। यहाँ पर मकान को तोड़कर जेसीबी के माध्यम से मकान को तोड़कर जो घायल थे उनको बाहर निकाला गया और एक की मौत की जानकारी मिल रही है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो वहीं आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया, लेकिन यहाँ पर लाखों के नुकसान की बात की जा रही है और देखिए कि मकान ही गिर गया। तो वहीं इसमें दबने से 4 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। मकान में बने किराना स्टोर में आग लगी थी और ये आग कैसे लगी फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है और इस पूरे घटनाक्रम में एक की मौत हुई है, 4 लोग घायल बताए गए हैं। मकान तोड़कर घायलों को बाहर निकालना पड़ा। तो देर रात ये पूरा हादसा हुआ है जहां पर आग लगी और 2 मंजिला मकान में आग लगने की वजह से जो मकान था वो गिर गया। आग लगने से 2 मंजिला मकान गिरा और इसमें दबने से 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है। एक की मौत की भी जानकारी मिल रही है। मकान तोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। अब चूंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी में अक्सर ये देखा जाता है कि आगजनी की घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन ये एक अनोखा मामला है कि आग लगी है और 2 मंजिला मकान गिर गया। संवाददाता हरेंद्र नाथ ठाकुर जुड़ गए। हरेंद्र नाथ, आग लगने की घटनाएं तो सबने सुनी होंगी, लेकिन आग लगी और 2 मंजिला मकान गिर गया ये पहली बार सुना होगा हर किसी ने। अभी क्या कुछ जानकारी है, आग कैसे लगी है, घायलों की क्या स्थिति है? जी रेणु, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बड़ा विभत्स घटना है ये। पुनासा के बांगरदा में ये घटना करीब 3 बजे रात को ये घटना घटी है। ऊपर जो मकान मालिक खुद रहते थे, नीचे 2 दुकानें उन्होंने किराए पर दे रखी थी और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से जब आग लगी तो वहां पर सिलेंडर भी रखा हुआ था। तो जब आग लगने की घटना नीचे हुई, शॉर्ट सर्किट से स्थानीय लोगों को पता चला, तब यहाँ पर फायर फाइटर को फोन किया गया, लेकिन 2 घंटे तक फायर फाइटर सुबह 5 बजे तक भी नहीं पहुंची। स्थानीय लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे आग बुझाने की। आग बुझते बुझते जो सिलेंडर था वो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो मकान जो था पूरी तरह से 2 मंजिला इमारत जो थी वो ढह करके नीचे गिर गई। और यहाँ पर जो लोग आग बुझाने की मशक्कत कर रहे थे उसमें एक राहुल नाम का जो युवक था, दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो गई है और 4 लोग इसी में दबकर रह गए थे। सभी घायलों को निकाल करके फिलहाल खंडवा भेज दिया गया है, लेकिन जो घटना है वहां पर लोग हैं, लोगों के अंदर यह आक्रोश ये है कि जब फायर फाइटर यहाँ पे मौजूद है, फोन करने के बावजूद इस तरह की घटनाओं में फायर फाइटर ना मिलना, ये अपने आप में आक्रोश का सवाल पैदा करता है। रीनो जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हरेंद्र नाथ तमाम जानकारी के लिए। तो सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से मकान गिर गया और इसमें दबने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सीएम भूपेश बघेल करेंगे शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ। जहां प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आज शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल करने वाले हैं। वर्चुअली कार्यक्रम के जरिए स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ होगा। नक्सल प्रभावित 4 जिलों के 260 बंद स्कूल फिर से खुलेंगे। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में फिर खुलेंगे स्कूल। दोबारा स्कूल खुलने से 11,013 बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। और खबर दुर्ग से है। आधी अधूरी तैयारियों के साथ जिले में आज से खुले स्कूल। जिले में 1737 शासकीय स्कूल आज से खुले। आज अधिकांश स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रही। जिले के कई स्कूलों में 1 से 2 शिक्षक मौजूद हैं। तो खबर दुर्ग से है, जहां पर आधी अधूरी तैयारियों के साथ जिले में आज से स्कूल खुले हैं। बता दें कि जिले में 1737 शासकीय स्कूल आज से खुले और अधिकांश स्कूलों में बच्चों की जो उपस्थिति वो काफी कम रही। जिले के कई स्कूलों में 1 से 2 शिक्षक ही मौजूद रहे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब स्कूल खोले जाने की बात कही जा रही है,
तो वहीं आज सीएम इसका प्रवेशोत्सव का शुभारंभ भी करने वाले हैं। तो वहीं स्कूलों की जो तैयारियां हैं वो आधी अधूरी तैयारियों के साथ भी कई जगह पर स्कूल खोले गए हैं। बात करें दुर्ग की तो यहाँ पर भी अधूरी तैयारियों के साथ स्कूलों को खोला गया, जिनमें पहले दिन काफी कम बच्चे नजर आए। तो चलिए अब सीधे जानेंगे रायपुर में किस तरीके का दिन रहा, बच्चे स्कूलों में पहुंचे या नहीं पहुंचे। और मिथिलेश भी हमारे साथ दुर्ग से जुड़ गए हैं और रायपुर से युगल जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो रायपुर आप का रुख करते हैं। युगल, आज से स्कूल खुलना था और देखा यह जा रहा है कि शासकीय स्कूल खुल रहे हैं, कई निजी स्कूल गर्मियों के चलते नहीं खोले जा रहे हैं, जो कि 20 तारीख से खोले जाएंगे। जानना चाहेंगे कि आज का दिन कैसा लग रहा है, क्या बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं आज? जी रेणु, देखिए बच्चों में काफ़ी उत्साह है। शाला प्रवेश बच्चों का हो चुका है। देख लीजिए माथे पर जो तिलक लगे हैं, शिक्षकों ने इनका जो स्वागत किया है। हम उन्हीं बच्चों से बात करेंगे कि बताओ कैसा लग रहा है, 2 साल बाद पूरी तरीके से स्कूल खुल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल बाद हम स्कूल आए, अपने दोस्तों से मिले, टीचर से मिले तो अच्छा लगा। जी बताएंगे ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में कैसा लगता है? ऑनलाइन में समझ नहीं आता था, आवाज़ ठीक से आता नहीं था, नेटवर्क की प्रॉब्लम होता था। और ऑफलाइन में अच्छा लग रहा है। जी आप फिर से मस्ती करेंगे पढ़ाई में, कैसा पढ़ेंगे? स्कूल आ गए तो कैसे लग रहा है? पहले तो स्कूल आ नहीं पाते थे। अच्छा लग रहा है सभी। बिल्कुल, हमारे भी टीचर्स भी हैं। मैम बताएंगे बच्चों का तिलक लगा करके उत्साहवर्धन किया। जी जी बिल्कुल, तिलक लगा के मुंह मीठा भी किया हमने। और पहले ही दिन है तो कॉपी तो नहीं, बुक्स है, यूनिफॉर्म है, वो भी दिया और स्वागत किए हैं। और हम भी चाहते हैं कि अब कोई विघ्न बाधा ना आए और बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से जो है शाला चले, निर्विघ्न बाधा होके। और कोरोना ने बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। बच्चे तो हुए ही हैं परेशान, बहुत पीछे भी हो गए हैं। तो उनके लिए भी भरपूर प्रयास रहेगा। बच्चे भी साथ दे, पेरेंट्स भी साथ दे और टीचर्स तो ऑलरेडी रहते ही हैं पूरे टाइम सबके उसके लिए। जी देखिए, टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, सब में उत्साह है और हमारे बीच पेरेंट्स भी हैं। बताएंगे सर, ऑनलाइन पढ़ाई, घर में बच्चे ज़्यादा धमा चौकड़ी करते थे, अब स्कूल आएंगे बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी, और अब स्कूल आ रहे हैं तो कुछ डिसिप्लिन भी उनमें आ रहा है। और जो सही पढ़ाई है वो स्कूल के अंदर ही हो पाती है, चाहे कितना भी ऑनलाइन कर लें या घर पे पढ़ा लें, उनका पूरा विकास स्कूल आने पर ही होता है। खेल कूद भी पूरी तरह से ठप था। बिल्कुल, बहुत ही उनका शारीरिक रूप से भी शोषण हुआ है पिछले 2 सालों में, वो आलसी भी हुए हैं। तो स्कूल आने से उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ी है, उनका मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा। तो बहुत अच्छा संकेत है। जो स्कूल आज पहले दिन से खुल रहा है, स्कूल का सत्र आज से शुरू हुआ है और बहुत खुशी है इस बात की हम पालकों को भी। और भी है, बताएंगे। आइए बताइए कि आज पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा और बच्चों के साथ साथ हम लोग भी बहुत प्रभावित हुए हैं। इसके हिसाब से अच्छा से पढ़ाई भी होगा और ढंग से पढ़ेंगे बच्चे आगे चल के, बस यही कहना है। जी मैम बताएंगे कि किस तरह से पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि लंबे समय बाद स्कूल है वो खुल रही है। हाँ सर, 2 साल बाद पिछले से खुल ही गया था स्कूल। 2 साल कोरोना के कारण जो बच्चों की जो क्षति हुई थी, तो अब उपचारात्मक तैयारियां क्या सर तैयारियां तो पहले से मतलब अपन 2 दिन पहले से स्कूल से आके कर चुके हैं कि रूम की सफाई, साफ सफाई है। और कोरोना तो चला गया, उसके बावजूद एक बार सैनिटाइज कर चुके हैं रूम को। और बच्चे लोग को दिशा निर्देश देते रहे कि बेटा 7 बजे से स्कूल खुलेगा, टाइम टेबल भी बना चुके हैं, क्योंकि शासन का बच्चों की धमा चौकड़ी के लिए आप लोग भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर, उनके साथ हम भी तैयार हैं, धमा चौकड़ी करेंगे बिना बच्चों का। देखा ये जा रहा है कि तमाम तैयारियां स्कूलों ने की हैं। और सीधे अब रुक करेंगे मिथिलेश की तरफ, दुर्ग का। मिथिलेश, तकरीबन 2 साल बाद अब स्कूल खुल रहे हैं, स्कूलों की क्या तैयारियां हैं? और जैसे कि आप कोविड के भी कुछ मामले फिर से आने लगे हैं, तो दोबारा ऐसी स्थितियां ना बने, बच्चे स्वस्थ रहें, क्या इंतजामात और बच्चों में कैसा उत्साह नजर आया?
देखिए रेणु, अलग अलग चीजें हैं। मैं पहले बताना चाहूंगा अव्यवस्थाओं का कि आज 2 साल के बाद में स्कूल खोल रहे हैं, कोरोना काल के बाद में स्कूल है, तो लोग बच्चों में तो काफी उत्साह देख रहे हैं, लेकिन जो तैयारियां होना चाहिए वो तैयारियां वैसी नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि स्कूलों की अधिकांश स्कूलों की साफ सफाई नहीं हो पाई है। वहां पे जो बेंच पड़े हुए हैं गंदे पड़े हुए हैं। बच्चे आप में देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे में देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं। जो तितुड़ी का स्कूल है और यहाँ पर इनको अभी न गणवेश का वितरण हुआ है और आज जो है वो पुस्तकों का कुछ वितरण हो रहा है। तो आज पहला दिन है। अब जो प्रबंधन है, जो शिक्षा विभाग है, उसकी तैयारियां अधूरी है, क्योंकि ना साफ सफाई हुई है, शिक्षकों की कमी है। कई स्कूलों में ऐसा देखा गया है कि स्कूलों में करीब 29 स्कूलों में जिले के हैं जहां पर 2-2 शिक्षक हैं, 17 स्कूलों में जहां पर 1-1 शिक्षक हैं। तो यहाँ पे शिक्षकों की कमी भी है और गणवेश का वितरण नहीं हुआ है, सफाई नहीं हुई है, कोई कोरोना काल की कोई गाइडलाइन नहीं आई है, पाठ्य पुस्तकों का वितरण ठीक से नहीं हुआ है। तो आधी अधूरी जो तैयारियों के साथ में आज 2 साल के बाद में, कोरोना काल के बाद में स्कूल आरंभ हो रहे हैं। किस तरह से ये शिक्षा दी जाएगी, किस तरह से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाएगा, ये सवाल खड़े होता है। लेकिन बच्चों की बात किया जाए तो बच्चों में काफी उत्साह है। वे आज सुबह से ही काफी उत्साहित नजर आए थे और उत्साह के साथ में वह आज प्रथम पाली में स्कूल आए हैं। 2 पालियों में ये स्कूल लगते हैं। शासकीय और प्राइवेट दोनों स्कूलों में आज से जो स्कूल खुलने के आदेश दिए गए हैं। कुछ देर बाद में दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री एक शासकीय स्कूल पहुंचेंगे जहां पर शाला प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर शिक्षा विभाग अपनी तैयारियों की पुख्ता बता रहा है, लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता यही नजर आ रही है कि अधूरी तैयारियां हैं और अधूरी तैयारियों के साथ में आज स्कूल खोले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए, आप स्कूल भी खुल रहे हैं, बच्चे भी पहुंच रहे हैं। अगली खबर का जिक्र करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जेएमबी आतंकी केस में पूछताछ। एनआईए ने ऐशबाग इलाके में पूछताछ की, जहां गिरफ्तार आतंकियों के संपर्क में जितने लोग आए हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है। मकान मालिक सहित कई लोगों से पूछताछ एनआईए कर रही है, पूरे मामले की जांच। तो वहीं एमपी एटीएस ने जेएमबी के 4 आतंकियों को पकड़ा था और इस पूरे मामले में एनआईए एक्टिव है और लगातार जिन लोगों के आतंकी संपर्क में आए थे उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो खबर भोपाल से है, जहां पर इलाके में लगातार एनआईए ने ऐशबाग इलाके में पूछताछ की। गिरफ्तार आतंकियों के संपर्क में आए सभी लोगों से पूछताछ हुई है। मकान मालिक सहित कई लोगों से पूछताछ की। जितने भी लोगों के संपर्क में ये आतंकी आए थे उनसे पूछताछ एनआईए कर रही है। बता दें कि एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है और एमपी एटीएस ने जेएमबी के 4 आतंकियों को पकड़ा था। और अब एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे, संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, देखा जा रहा है कि एनआईए फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जितने भी लोगों के संपर्क में जो आतंकी आए थे उनसे भी पूछताछ कर रही है एनआईए। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है पूछताछ के दौरान? बिल्कुल रीनू, देखिए सबसे गंभीर मामला ये था कि भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में जेएमबी के आतंकी पकड़े गए थे। एमपी एटीएस ने एक कार्रवाई की थी, लेकिन तब ये खबर निकल कर आई थी कि जो आतंकी पकड़े गए हैं उन्होंने कुछ जिहादी साहित्य जो है युवाओं को देने का काम किया है। जिहाद फैलाने का काम इन आतंकियों के द्वारा किया जा रहा था और इस दौरान कई युवा उनके संपर्क में आए थे। न सिर्फ जहांगीराबाद इलाका बल्कि करोद और उसके आसपास पुराने भोपाल के कई हिस्सों में जाकर इन आतंकियों ने युवाओं से संपर्क करके उनको जिहादी साहित्य बांटने का काम किया था। तो ऐसे में पड़ताल के बाद कई तरह के खुलासे हुए थे और एनआईए की टीम ने अब इस पूरे मामले को लेकर अपनी पड़ताल तेज कर दी। जहांगीराबाद इलाके में जिन लोगों के नाम निकलकर सामने आए थे, आतंकियों से पूछताछ में जिन लोगों के नाम निकलकर सामने आए, उनकी भी खोज खबर अब एनआईए की टीम के द्वारा ली जा रही है। और यही कारण है कि जहांगीराबाद के क्षेत्र में पहुंचकर एनआईए की टीम ने उन युवाओं से भी संपर्क करने की कोशिश की है जो इन आतंकियों के संपर्क में थे। तो क्या आगे इस जो जिहादी साहित्य बांटा गया था, क्या वो आगे कहीं और वितरित किया गया है? कौन कौन से युवा इनके संपर्क में है? क्या आगे की कोई साजिश और तो नहीं रची जा रही है? उनका क्या असर पड़ा? इन तमाम बातों की पड़ताल अब एनआईए की टीम करती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बड़ा मामला जो है भोपाल से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे होने की भी उम्मीद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए।
तो और भी कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद फिलहाल यहां पर अभी जताई जा रही है। लगातार एनआईए जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। खबर बैतूल से है, जहां पर बाइक स्टंट करना 4 युवकों के लिए जानलेवा साबित हुआ। यहां 2 बाइक्स के आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 युवक शादी की पत्रिका बांटने निकले थे, तो वहीं सामने से आ रही दूसरी बाइक पर भी 2 युवक सवार थे। दोनों ही बाइक्स पर सवार युवक काफी तेज गति से बाइक चलाते हुए स्टंट कर रहे थे और इसी दौरान दोनों बाइक्स आमने सामने से टकरा गई। श्योपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई और 2 साल की बच्ची सहित 2 लोग घायल हो गए। गंभीर हालत में उपचार के लिए घायलों को ग्वालियर अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि विजयपुर थाना क्षेत्र के खितरपाल गांव के पास बाइक सवार मां और बच्ची के साथ बाइक से जा रहा था और इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बैतूल के शाहपुर थाना क्षेत्र के मगरडोह के पास भोपाल से बैतूल की तरफ जा रही एक यात्री बस और डंपर की सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में बस के 5 यात्री बुरी तरीके से घायल हो गए, वहीं अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बस में कुल 20 यात्री सवार थे। सभी घायलों को शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से गंभीर घायलों को बैतूल रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित हुआ। शाहपुर थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सड़क से किनारे किया। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने नशीले इंजेक्शन का कारोबार करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से 58 नशीले इंजेक्शन और 29 नग सिरिंज जब्त की गई हैं। पुलिस की माने तो मुखबिर की सूचना पर गणेशगंज स्कूल के पास दबिश दी गई। मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी लोग इंजेक्शन और सिरिंज के पैकेट बनाकर 300 रुपए में लोगों को बेचते थे। अवैध रूप से बिना लाइसेंस के नशीली इंजेक्शन बेचते हुए पकड़ा गया है। उसमें अपराध दर्ज करके 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया है। ये काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी, लेकिन आज उस पर अच्छी कामयाबी मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन जुड़ गए। पवन, नशीली दवाइयां बेची जा रही थी, वो भी स्कूल के आसपास के इलाकों में, पुलिस ने किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? जी रेणु, बिल्कुल लगातार पुलिस के पास जो सूचनाएं आ रही हैं, पुलिस का मुखबिर तंत्र हमेशा सक्रिय रहता है और नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है सालों से, उसी के तहत ये जानकारी पुलिस के पास पहले भी आई थी कि गणेशगंज स्कूल और रांझी के आसपास रांझी की जो बस्तियां हैं, वहां पर नशे के इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं, जिसका सेवन करके कई लोग बीमार हो जाते हैं, तो कुछ लोगों की मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। तो इसी के तहत जब पुलिस को कल फिर सूचना मिली तो तत्काल क्राइम ब्रांच और पुलिस ने टीम बना के गणेशगंज स्कूल के पास रेड की, जहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे, जिनमें से 7 युवक जो थे, जिनमें एक 52 वर्षीय अशोक चौधरी भी है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास में इंजेक्शन भी मिले और ये पूरे एक ही गिरोह के सदस्य हैं, जो वहां पर पैकेट बना रहे थे इंजेक्शन के और उन्हें बेचने के लिए फिर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाने की तैयारी में थे। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया और एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है, जिससे पुलिस भी मान रही है कि आने वाले दिनों में संभव है कि इस तरह की जो अवैध नशे का कारोबार है वो रुक जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पवन जानकारी के लिए। बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां दृष्टिहीन बच्चियों को इलाज के लिए भेजा गया चेन्नई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद भेजा गया चेन्नई। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे। 5 मई को आरागाही में सीएम भूपेश बघेल ने दिए थे निर्देश। कलेक्टर ने दोनों बच्चियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो दृष्टिहीन बच्चियों को इलाज के लिए भेजा गया चेन्नई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद इन्हें चेन्नई भेजा गया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे। 5 मई को आरागाही में सीएम ने निर्देश दिया था कलेक्टरों को, दोनों बच्चियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है।
खबर सुकमा से है, जहां पर सुकमा से रायपुर जा रही पुलिस की गाड़ी पलट गई। गाड़ी में सवार एएसआई ओम प्रकाश नरेती की मौत हो गई। एएसआई की बेटी और एक आरक्षक को भी चोट आई है। ड्राइवर को झपकी आने से हादसा हुआ। ग्राम सिंगनपुर केशकाल के पास हादसा हुआ है। चिंता गुफा थाने में पदस्थ थे एएसआई ओम प्रकाश नरेती। तो पुलिस की गाड़ी पलट गई। सुकमा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, पुलिस की गाड़ी पलटी। गाड़ी में सवार एएसआई ओम प्रकाश नरेती की मौत हुई। एएसआई की बेटी और एक आरक्षक को चोट आई है। ड्राइवर को झपकी आई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। ग्राम सिंगनपुर केशकाल के पास का हादसा। चिंता गुफा थाने में पदस्थ थे एएसआई ओम प्रकाश नरेती, जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। आईपीएल मीडिया राइट्स नीलामी में वाईकॉम 18 ने बड़ी बाजी मारी है। वाईकॉम 18 को अगले 5 साल के लिए आईपीएल के डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार मिले हैं। वाईकॉम 18 ने करीब 20,500 करोड़ रुपए में ये डिजिटल अधिकार हासिल किए हैं और इस पर खुशी जाहिर करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक नीता अंबानी ने कहा कि क्रिकेट और आईपीएल से हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें एकजुट करते हैं। क्रिकेट और आईपीएल खेलों की ओर भारत के भी सबसे अच्छे प्रतीक हैं। यही वजह है कि हम इस महान खेल और शानदार लीग के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार हम बाकी सारे काम करते हैं, उसी प्रकार हमारा मिशन आईपीएल के अद्भुत मनोरंजन को क्रिकेट प्रेमियों तक ले जाना है, चाहे वो हमारे देश के किसी कोने में हो या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी हो। हमारा मनोरंजन करते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें एकजुट करते हैं। क्रिकेट और आईपीएल खेलों के और भारत के भी सबसे अच्छे प्रतीक हैं। यही वजह है कि हम इस महान खेल और शानदार लीग के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार हम बाकी सारे काम करते हैं, उसी प्रकार हमारा मिशन आईपीएल के अद्भुत मनोरंजन को क्रिकेट प्रेमियों तक ले जाना है, चाहे वो हमारे देश के किसी कोने में हो या फिर दुनिया में कहीं भी हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।